हमारे YouTube चैनल एसबी सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, जो हम लोगों ने रिट सिलेबस शुरू किया था, उस रिट में आज अपने जो फिजिक्स से आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपने साइंस के टोटल 30 क्वेश्चन में 10 सब टीचिंग मेथड और 20 क्वेश्चन है वो अपने प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। और उनमें से 3 पार्ट फिर भी जनरल साइंस में अपने शामिल होते हैं। शामिल कौन कौन से हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और कौन सी है? बायोलॉजी। इनके लगभग सभी के 6 से 7 क्वेश्चन आपके पेपर में सम्मिलित होते हैं। 6 से 7 तक क्वेश्चन, ठीक है। तो अपना एक पार्ट तो चल रहा है केमिस्ट्री का, और दूसरा पार्ट मैं शुरू कर रहा हूं आज फिजिक्स का पार्ट है। तो फिजिक्स में जो अपने 6-7 क्वेश्चन हैं, देखो रिट की एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। पीछे के पेपर में आपने देखे हैं कि एग्जाम्स दिए भी हैं तो उनमें नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिट के अलावा जैसे मान लो कोई पटवार है, इनमें भी जनरल साइंस की बात की जाती है। तो जनरल साइंस का मैटर है वो रिट का। बाकी अन्य भर्तियां, कोई रेलवे है, कोई पटवार है, कोई जो भी भर्तियां हैं, उन सब में जनरल साइंस का मैटर है वो सब में सब सेम ही है, ठीक है। तो आज अपन चर्चा करें फिजिक्स के इन 6-7 क्वेश्चन के लिए, और प्रयास इस चीज का करें कि अपने फिजिक्स के 6-7 क्वेश्चन हैं ये अपने टोटल क्या हो, राइट हो, ठीक है। उसी बेस पे अपन इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आज का टॉपिक अपन लेके चलते हैं फोर्स यानी बल। इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन कि फोर्स है वो क्या चीज होती है। देखो, साधारणतः तो हमने देखा है कि जैसे मान लो कहीं चलते चलते किसी के संपर्क में अपन आ गए, तो संपर्क में आ गए, धक्का लगा, वो भी क्या है? फोर्स ही है, बल ही है, ठीक है। या फिर किसी वस्तु को अपन हाथ से धक्का लगाते हैं, उसको खींचते हैं, तो वो सब क्या है? बल के अधीन आते हैं। यानी साधारण सी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि जैसे मान लो कोई भी अपने पास एक पदार्थ है, ठीक है। 2 अवस्था मान लेते हैं इस पदार्थ की। एक तो क्या है, ये स्थिर अवस्था में है, यानी कोई बॉक्स है वो रखा हुआ है, और एक मान लेते हैं कि ये गतिशील अवस्था में कोई भी बॉक्स है। देखो, रिट के अंदर क्वेश्चन या जनरल साइंस के जहां पर भी बात आती है तो जनरल साइंस के क्वेश्चन ये तो है नहीं कि डीपली क्वेश्चन पूछे आपसे, नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे और वो कहीं से भी बना सकते हैं। जैसे मान लो देखो इन्हीं की बात करें और इन्हीं से अपन क्वेश्चन बना के देखेंगे, हाँ इससे भी क्वेश्चन बन सकता है क्या। देखो, स्थिर अवस्था में यदि अपन बल लगाए, ठीक है, और एक गतिशील अवस्था में बल लगाए, तो देखो स्थिर अवस्था वाली बात है तो इसके लिए देखो 2 काम हो सकते हैं। बल लगाने से वस्तु गतिशील भी हो सकती है, गति करना शुरू कर सकती है। दूसरी बात, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है कि जैसे मान लो शेप का कोई भी और बल किधर भी लगा दिया, जैसे मान लो इधर से लगाया तो मान लो गति नहीं करे, वस्तु गति नहीं करे। जैसे मान लो कोई फोम का टुकड़ा अपने पास, ठीक है, और फोम का टुकड़ा जैसे ये अपने पास, ठीक है, और इस पर यदि अपन बल लगाए तो ये गति भी नहीं करेगी, गति नहीं की, लेकिन इसकी अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो स्थिर अवस्था में इसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। या फिर अवस्था, ये तो शेप हुई, अवस्था तो ये बनी इसकी, ऐसा भी कह सकते हैं। फोर्स मान लो किया तो इसकी आकृति है वो भी क्या हो सकती है? परिवर्तित हो सकती है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और आकृति में। यानी स्थिर अवस्था की कोई वस्तु है, उसकी यदि अवस्था और आकृति में परिवर्तन हो रहा है तो इसे अपन क्या कह सकते हैं? बल। कि उस पर कार्य जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? अपन बल कहेंगे, ठीक है। यदि गतिशील की बात करें तो देखो गतिशील में परिवर्तन कितना हो सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है और गतिशील गति करती रहेगी, तो पहला काम तो इसकी गति में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा?
गति में परिवर्तन होगा। दूसरा ये भी कह सकते हैं अपन कि वस्तु मान लो इस अकॉर्डिंग गति कर रही है, इधर जा रही है, ठीक है, अपन ने धक्का पीछे से लगाया तो इसकी गति बढ़ गई। यदि सामने से धक्का लगाते हैं तो गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी दो स्थितियां बनती हैं अपने पास, वो कौन सी होती हैं, त्वरण और एक होता है मंदन। त्वरण और मंथन, इन दोनों चीजों को भी ध्यान में रखोगे कि त्वरण क्या है और मंथन क्या है दोनों डेफिनेशन दोनों की सेम है, फर्क कितना सा है। त्वरण डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे कि गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, यानी प्रत्येक टाइम उसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाता है। ठीक है, बात आई मंथन की। मंथन को भी एक्चुअल में कहेंगे तो ऐसा कि वेग में परिवर्तन ही है, लेकिन परिवर्तन कौन सा कि उसके वेग में कमी ही होगी, और वो कमी किसको निरूपित करती है, मंथन को। उस कमी को ही क्या कहते हैं अपन, मंथन कहते हैं। ठीक है ना, तो दोनों बात ये भी ध्यान में रहेंगे आपके। तो गतिशील अवस्था में बल लगाने से क्या हो गया कि वस्तु की गति में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा ये कहें कि बल मान लो गति इधर कर रही थी और अपने पीछे से बल लगाया या इधर से लगाया तो इसकी गति में तो परिवर्तन हो गया। अब ऐसा कहते हैं कि बल यहां से लगा रहे हैं अपन, तो क्या होगी, इसकी दिशा भी कन्वर्ट हो सकती है। तो दूसरा इस में क्या हो सकता है, दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये बन गया मान लो आपके पास से कि गतिशील अवस्था में किसी वस्तु पर बल लगाने से निम्न में से कौन सा परिवर्तन संभव है, गति में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, और इनमें से कोई नहीं। बन गया क्वेश्चन। तो गतिशील अवस्था के लिए तो कौन सा हो सकता है, गति में परिवर्तन हो सकता है, दिशा में परिवर्तन हो सकता है, और स्थिर अवस्था है तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या गतिशील अवस्था में उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन स्थिर अवस्था वाली वस्तु है उसकी तुलना में क्या होगा, बिल्कुल न के बराबर होगा, क्योंकि स्थिर अवस्था में वस्तु गति नहीं कर रही है, वो बिल्कुल रुकी हुई है, तो उस पे फोर्स टोटल उस वस्तु पर ही कार्य करेगा, जबकि गतिशील वस्तु उसमें गति के साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो इस अवस्था में तो आकृति में परिवर्तन नगण्य मानते हैं, अपन न के बराबर मानते हैं। जैसे मान लो ये गतिशील है, तो इसको जैसे हल्का सा धक्का दिया तो ये क्या होना शुरू हो गया, आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और यदि स्थिर था उस समय प्रेशर दिया, आगे नहीं कह सकता, और ज्यादा प्रेशर करेंगे तो इसकी शेप में क्या होगा, चेंजमेंट होगा। ठीक है, बात समझ में आई है। तो अब देखो ये तो बात हो गई, लेकिन अपने बल की डेफिनेशन तो अभी भी नहीं बनी कि एक्चुअल में बल है क्या। ठीक है, तो बल को डिफाइन अपन ऐसे कर सकते हैं कि किसी वस्तु पर या किसी वस्तु की यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, यांत्रिक स्थिति में इसमें सभी बातें अपनी सम्मिलित हो गई, आकृति में परिवर्तन हो, चाहे अवस्था में परिवर्तन हो, चाहे गति में परिवर्तन हो, चाहे दिशा में परिवर्तन हो, यानी वस्तु की यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन दर्शाने वाला क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ध्यान में रही डेफिनेशन। एग्जाम में आपको डेफिनेशन तो नहीं पूछता कोई भी, केवल डेफिनेशन अपने समझने के लिए है। क्वेश्चन कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये नहीं है कि अपने डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन उठा दिया कि बल किसे कहते हैं। ठीक है, देखो ये तो बातें अपने साधारणतः बल की। ठीक है, इसके लिए अपन कुछ बातों की चर्चा करें। क्वेश्चन बनने लायक बात एक तो ये आ गई कि बल की डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली। अब दूसरी बात आती है कि बल है वो एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब बात आ गई अपने पास एक और कि सदिश ये क्या चीज है। तीन प्रकार की राशियां होती है अपने पास, सदिश, अदिश और एक राशि होती है अपने पास परदिश राशि। ठीक है, तीनों में फर्क कितना सा है। देखो ये बात तो आप ध्यान में रखोगे कि सदिश राशि होती है। क्यों होती है सदिश राशि, क्योंकि इसके लिए देखो पहले सदिश की डेफिनेशन देखो। सदिश राशि कौन सी होगी, जिसका परिमाण व दिशा
परिमाण व दिशा दोनों हो अपने पास तो वो कौन सी राशि कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि कौन सी होगी कि उसमें से केवल एक या तो परिमाण हो या क्या हो, दिशा हो, एक वैल्यू दे रखी हो तो वो कौन सी कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। और परदिश राशियां कौन सी होती हैं? परदिश राशियां वो हैं जो मान लो कुछ स्थितियों में तो कैसा व्यवहार दर्शाती हैं? सदिश राशि का व्यवहार दर्शाती हैं और कुछ स्थितियों में क्या दर्शाती हैं? अदिश राशि का व्यवहार दर्शाती हैं। तो वो राशियां कौन सी कहलाती हैं? परदिश राशियां कहलाती हैं, जिन्हें टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अदिश है वो स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि है वो कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। सदिश अदिश और परदिश में डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखना कि सदिश अदिश होती कौन सी है, क्योंकि अपन बल के बाद में कार्य है अपने पास, ऊर्जा है, ध्वनि है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे तो आपने ये दोनों चीजें काम में आएंगी। परदिश राशि आपके काम में नहीं आएगी, केवल दोनों सदिश और अदिश राशि अपने काम में आने वाली है। ठीक है, तो बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्वेश्चन दे देता है सीधा सीधा कि निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? 4 ऑप्शन दे दिया आपको, कोई भी 4 ऑप्शन। ठीक है, तो यदि बल का ऑप्शन भी सम्मिलित हो तो सदिश राशि बल होती है। ठीक है, बाकी सारे इस अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन बनता है, बना भी देता है। देखो एग्जामिनर पे डिपेंड है कि पेपर किस अकॉर्डिंग सेट करता है। और ये तो है नहीं कि अपने सेकंड लेवल में ज्यादा कुछ हाई लेवल का फिजिक्स का मैटर सम्मिलित होता है, बिल्कुल नॉर्मल मैटर उसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो बल कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसके अलावा देखिए बल सदिश राशि तो है। अभी अपन ने एक बात कही है कि सदिश राशि के लिए क्या आवश्यक है? परिमाण व दिशा दोनों आवश्यक है। परिमाण व दिशा। अब एक वर्ड और आ गया अपने पास, परिमाण। परिमाण और एक आता अपने पास परिणाम। परिमाण और परिणाम। ठीक है, दोनों में कुछ फर्क है क्या? बिल्कुल है। परिमाण अलग क्वांटिटी और परिणाम अलग क्वांटिटी है। जैसे मान लो एग्जाम में अपन ने देखा है कई बार, जैसे मान लो अपनी मार्कशीट है कोई भी, और उस मार्कशीट में अंक तालिका में अपने अलग अलग मार्क इंडिकेट होते हैं। जैसे मान लो पीसीएम, ठीक है, इनमें अलग अलग मार्क्स हैं आपके। वो तो क्या कहलाता है? प्रत्येक सब्जेक्ट का वो तो क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। और टोटल इन सब का कंबाइंड है, जो आपका रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है? परिणाम कहलाता है। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि परिमाण एक प्रत्येक राशि का सिंगल क्वांटिटी की वैल्यू होती है, उसे कहते हैं अपन परिमाण। और टोटल 3-4 राशियां अपने पास हो, उन सब का टोटल है वो क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रहेगी बात। ये तो हुई अपनी साधारण सी बातें। इसके बाद अपन इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि मुख्य बिंदु देख लेते हैं बल के लिए। जैसे मान लो बल के लिए मुख्य बिंदु की, देखो जो मुख्य बिंदु उन पे ध्यान रखना। जैसे पहली बात तो अपन करें मुख्य बिंदु में, तो बल है वो उसके लिए क्या है कि कोई भी 2 वस्तुएं आवश्यक होंगी। ठीक है, और 2 वस्तुओं के मध्य क्या होनी चाहिए? अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए। अन्योन्य का मतलब है अन्य प्लस अन्य, यानी एक के प्रभाव में दूसरी, दूसरे के प्रभाव में पहली। ठीक है ना, तो पहली बात तो हो गई कि कोई भी 2 वस्तुएं या 2 निकाय आवश्यक है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 निकाय आवश्यक है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात अपन करें कि जैसे मान लो दोनों निकाय की अपन बात करें तो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है अपने पास कि एक वस्तु पर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। ठीक है, और दोनों दिशाओं में लगने वाला बल परिमाण में, यानी प्रत्येक का मान
ठीक है, जैसे एफ है मान लेते हैं, दोनों यदि समान है और दिशा दोनों की विपरीत है तो वो इसकी कौन सी अवस्था कहलाती है? संतुलन अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? संतुलन अवस्था कहलाती है। ठीक है, यदि परिमाण दोनों का सेम नहीं हो तब कौन सी अवस्था कहलाएगी? असंतुलन की अवस्था। डिटेल में अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक को कि संतुलन अवस्था, असंतुलन अवस्था एक्चुअल में कि बल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसे अपन संगामी बल से निरूपित करते हैं। कौन से? संगामी से। वो एक डायरेक्शन में भी हो सकता है और दो अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो। डायरेक्शन क्या हो सकती है? किसी एंगल पे भी, किसी कोण पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बातें अपन बाद में करेंगे। और कोई इसके लिए मुख्य बिंदु की अपन बात करें तो दो अवस्था ये भी कह सकते हैं अपन, संतुलन की अवस्था और असंतुलन की अवस्था। इसके अलावा जैसे बल में वस्तु के वेग में परिवर्तन हो सकता है। तीसरी बात अपन करें कि वस्तु के दिशा में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, चौथी बात करें अपन वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है बल के द्वारा। पांचवी बात करें कि वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। मेन मुख्य बात तो अपनी कौन सी है? ये है। इसी के बेस पे देखो दो निकाय आवश्यक है। कई बार अपने पास ऐसा आ जाता है कि दो निकाय आवश्यक हैं। जैसे मान लो इन निकाय के बेस पे अपन देखें कि दोनों निकाय हैं, उनके आधार पर बल है, उनके प्रकारों का अपन अध्ययन करेंगे कि बल के प्रकार कितने होते हैं। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि अपन किसी वस्तु को धक्का लगाएं, ठीक है, तो धक्का लगा रहे हैं, उस वस्तु पे बल लग रहा है। ठीक है, धक्का नहीं लगाए अपन। कई बार देखो किसी वस्तु को यदि अपन जैसे मान लो कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, उसे अपन मुंह से फूंक मार रहे हैं और वो क्या हुआ? उड़ना शुरू हो गया, तब उस पर क्या लगेगा? बल तो लगेगा उस पर भी। ठीक है ना, तो इनकी चर्चा भी अपन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन बात कर लेते हैं बल के प्रकार। देखो एक्चुअल में तो बल के प्रकार अपने पास बहुत से होते हैं। ठीक है, मुख्यतः देखो प्रकृति में यदि माना जाए तो बल है वो 4 प्रकार का ही माना जाता है। ठीक है, मुख्यतः प्रकृति में बल को कितने प्रकार का माना गया है? 4 प्रकार का। कौन कौन से हैं? एक अपने पास है दुर्बल बल, दूसरा है स्थिर वैद्युत बल, तीसरा अपने पास है गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा अपने पास है वैद्युत अपघट्य बल। ठीक है, इनकी विस्तार से चर्चा अपन करेंगे कि प्रकृति के 4 बल हैं, उनमें कौन कौन सा। देखो दुर्बल बल है तो वो तो साधारण सी बात है, जैसे अपने आकर्षण प्रतिकर्षण है उससे निरूपित होगा, साधारण सा है। स्थिर वैद्युत बल है वो 2 आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल होगा। गुरुत्वाकर्षण बल है वो आप जानते हो कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाला बल है, वो कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण। ये ऐसा भी कह सकते हो कि 2 अलग अलग द्रव्यमान के पिंड हैं, उनके मध्य लगने वाला वो कौन सा रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसके अलावा कौन सा है? वैद्युत अपघट्य बल। तो वैद्युत अपघट्य बल कौन सा होगा कि जैसे मान लो कोई भी एक निकाय है 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ, ठीक है, एक निकाय 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, तो उन टुकड़ों के मध्य लगने वाला बल वो कौन सा होगा? वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो अपन देखो इसके लिए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो कि बल का वर्गीकरण है, और उस वर्गीकरण से पहले अपन इसके मात्रक की बात करते हैं। बल है वो राशि तो कैसी थी? सदिश राशि।
इसके मात्रक की अपन बात करें तो मात्रक देखो कौन सा बनेगा। मात्रक अपन 3 क्वांटिटी में दर्शाते हैं, एक एमकेएस पद्धति होती है, एक सीजीएस पद्धति और एक कौन सी है, एफपीएस पद्धति। ठीक है, एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड यानी भौतिक राशियां होती हैं, वो कौन कौन सी हैं, मीटर किलोग्राम और सेकंड। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, और एफपीएस पद्धति में कौन सी है, फुट पाउंड और सेकंड। इसमें बल को मात्रक है वो क्या बनेगा, देखो एक तो बल को अपन साधारण सा फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, एम ए होता है। इसके बेस पे बल का देखो एमकेएस पद्धति में बल को अपन न्यूटन, मात्रक कौन सा, न्यूटन है, या फिर देखो इसका मात्रक बना सकते हैं अपन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये क्वांटिटी ग्राम में आ जाएगी तो ये ग्राम वाला बन जाएगा, और एफपीएस में इसी क्वांटिटी को देखो ग्राम में और सेंटीमीटर में लिख देंगे तो वो सीजीएस आ जाएगा। ठीक है, सीजीएस कोई काम का अपने है नहीं, एफपीएस में इसकी एक वैल्यू आती है, तो एफपीएस ध्यान में रखना है इसके लिए। एफपीएस में बल का मात्रक क्या होता है, पाउंडल। कौन सा होता है, पाउंडल होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बेस पे अपन इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी यानी 1 न्यूटन, आपको ऐसा कह दे कि कोई भी डेफिनेशन बना के दे दी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण तक विस्थापित करने में लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के बेस पे यदि किलोग्राम ये द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है, यानी इसका मान तो कितना हो गया 1, और इसका मान भी यदि 1 है तो वो 1 न्यूटन के बराबर ही होगा। यानी न्यूटन के इक्वल्स में अपने क्या लिखा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ये थी इसके मात्रक की बात। इसके बाद अपन बात करते हैं बलों के प्रकार। बलों के प्रकार देखो, मुख्यतः बलों के प्रकार है वो समूह के आधार पर, समूह के आधार पर बलों को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, 2 प्रकार से। कौन कौन से, एक तो होता है स्पर्शीय बल, कि किसी वस्तु को स्पर्श के द्वारा अपन क्या करें, विस्थापित करें, और दूसरा कौन सा होता है कि किसी एक दूरी पर लगने वाला बल होता है। ठीक है, तो इनकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने काफी, धन्यवाद।